है। और जैसा हम लगातार शुरुआत में भी हमने कहा कि आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि आज देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करने जा रही हैं। और ये अंतरिम बजट इसलिए है क्योंकि कुछ वक्त बाद में लोकसभा के चुनाव होने और ऐसे में सरकार उससे पहले अंतरिम बजट पेश करेगी। और ये अंतरिम बजट झांकी होगी कि ये सरकार यदि वापस आती है तो क्या कुछ नई सरकार बनने पर वो करेगी। और हमारे साथ में लगातार 3 मेहमान पहले से जुड़े हुए थे और हमारे साथ में पंकज शर्मा भी जुड़ चुके हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। उनके पास भी हम चलेंगे। इससे पहले हमारे साथ कृष्ण कुमार जानू जी, बीजेपी प्रवक्ता, बीके शर्मा हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं, वरिष्ठ संवाददाता हैं, वो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। और साथ में नीलम शर्मा जी, जो कि महिला उद्यमी है, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार मैं पंकज जी का रुख करता हूँ, वो हमारे साथ अभी कनेक्ट हुए हैं। पंकज जी, सरकार का अंतरिम बजट आ रहा है, देश के लिए अंतरिम बजट वित्त मंत्री पेश कर रही है। कांग्रेस पार्टी को क्या उम्मीद है इस बजट से? देखिए दीपक जी, मुझे लगता है कि जो केंद्र की सरकार अंतरिम बजट लेकर आ रही है उसमें बहुत सारी योजनाओं को लेकर और जनता के जो कई वर्ग हैं, भले महिला हो, युवा हो, छात्र हो, उद्यमी हो, उन सबके लिए कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो मध्यम वर्ग की है उनको इनकम टैक्स में राहत देने की बात है, तो मुझे लगता है कि वो भी दायरा बढ़ाया जाएगा, 10 लाख तक करना चाहिए केंद्र सरकार को। लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की नीतियां कुछ ना कुछ सवाल पैदा करती है। केंद्र सरकार ने, आप घोषणा पत्र तो छोड़िए, बजट तो छोड़िए, जो वादे उन्होंने ऑन कैमरा कई लोगों, हजारों लोगों के सामने किए थे, भले वो किसानों की आय को दुगना करना हो, सबको घर देने के वादा करना हो, बुलेट ट्रेन चलाने की बात करनी हो, काला धन वापस लाने की बात करनी हो, ऐसे अनगिनत मुद्दे हैं, वायदे हैं जो उन्होंने कभी पूरे किए नहीं। तो मुझे शंका है कि बजट में कुछ घोषणाएं करने के बाद भी उनको पूरा किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, क्योंकि पहले भी कई घोषणाएं ऐसी हैं जो पूर्ण अभी तक नहीं हुई। आयुष्मान भारत की बात कर लीजिए, तो चिकित्सा व्यवस्थाओं को कैसे सुदृढ़ किया जाए। राजस्थान की जब हमारी सरकार थी, राजस्थान में, तो चिरंजीवी में हमने 25 लाख तक का बीमा दिया था। आयुष्मान में भी 5 लाख तक का हो रहा है, उसमें भी सुविधाएं प्रॉपर तरीके से नहीं है। हम लोगों ने आईवीवीएफ को इंक्लूड किया था, ट्रांसप्लांट को इंक्लूड किया था, और भी कई गंभीर बीमारियों को हम लोगों ने इंक्लूड किया था। तो ऐसी कई चीजें हैं जिन पर हमें उम्मीद है कि कुछ तो शायद राहत देंगे। वैसे बहुत ज्यादा राहत देने की स्थिति में केंद्र सरकार लगती नहीं है, क्योंकि आप देखिए पिछले कुछ सालों में 160 लाख करोड़ का कर्जा बढ़ गया है सरकार पर। तो कहीं ना कहीं लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, ठीक है पंकज जी, आप कह रहे हैं कि चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, चाहे समाज का कोई भी तबका हो, उसके लिए बड़ी घोषणाएं यहाँ पर की जानी चाहिए। लेकिन यदि बड़ी घोषणाएं होती है तो क्या कांग्रेस इसे मुद्दा नहीं बनाएगी, क्योंकि ये अंतरिम बजट है? नहीं, डेफिनेटली मैं ये चीज कह रहा हूं ना कि बीजेपी जनरली जो वायदे करती है, जो घोषणाएं करते हैं, सिर्फ तात्कालिक फायदों के लिए करती है। आप देखिए कि राजस्थान में वो जब मोदी जी आए थे तो मोदी जी गारंटी दे के गए कि मैं 2 दिन में पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दूंगा। लेकिन अभी तक भी राजस्थान में लगभग 80 दिन बीत जाने के बाद भी कोई ऐसी घोषणा नहीं हुई। तो शायद वो इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव आएंगे और 5 रुपए कम करेंगे और फिर तात्कालिक रूप से उसका फायदा लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन जनता के हितों के लिए वो कभी भी कोई ऐसी घोषणा ना तो करते हैं, ना उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। आप देखिए, मैंने कहा ना कि लगभग 10 मुद्दे तो मैंने अभी आपको गिनाए कि जो उन्होंने 2014 में किया था। 2 करोड़ नौकरियों का वादा करना हो, हर किसी को घर देने का वादा करना हो, किसानों की आय दुगनी करनी हो, काला धन वापस लाना हो, पेट्रोल डीजल की बात करनी हो, महंगाई की बात करनी हो। महंगाई की आप देखो, इन्होंने, ये पहली सरकार है पूरे इतिहास में जिन्होंने आटा, दाल, चीनी, चावल, इन पर भी जीएसटी लगा दिया है। तो ये सिर्फ ठगने वाली सरकार है, इनसे बहुत ज्यादा उम्मीद की नहीं जा सकती। और अगर कोई घोषणा की भी जाएगी इनके द्वारा तो उसको ये वापस रिवॉक कर लेंगे, क्योंकि ये सिर्फ तात्कालिक फायदे देखेंगे। इनको सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति करनी है। आखिरी कतार में बैठे हुए जनता, गरीब जनता के कल्याण के लिए इनके पास कोई योजना नहीं है। ठीक है, कृष्ण कुमार जानू जी, आपने सुना, एक तरफ उम्मीद भी है कांग्रेस को कि आप कुछ बेहतर करें, चाहे युवाओं के लिए करें, चाहे महिलाओं के लिए करें, लेकिन तात्कालिक फायदों के लिए आप लोग करते हैं। ये आरोप भी आप लोगों के ऊपर है। आरोप लगाना सरल है, लेकिन जिस प्रकार का जनादेश लगातार भारतीय जनता पार्टी को जनता दे रही है, इसका मतलब है हम जनता की अपेक्षाओं पर, आकांक्षाओं पर खरे उतर रहे हैं। कांग्रेस अब जो है लगातार हार के कारण सवाल नहीं खड़े कर रही, बल्कि लगातार हार का विलाप जो है वो मीडिया के सामने रखती है। ऐसा कौन सी योजना है जिसका कांग्रेस ने मोदी सरकार का विरोध नहीं किया? संसद भवन बन रहा था, विरोध किया। कम बजट में बन रहा था, विरोध किया। 370 हट रही थी, विरोध किया। राम मंदिर का विरोध किया, धारा 370 का विरोध किया। एक एक बिंदु पर कांग्रेस ने कहीं राष्ट्रवाद की राजनीति नहीं की है, केवल परिवार पोषण और परिवारवाद की राजनीति करने के कारण राष्ट्रीय मुद्दों पर कांग्रेस विरोध करती है।
मोदी जी और भाजपा का विरोध करते करते कांग्रेस कभी कभी तो पटरी से इतना उतरती है कि वो देश का विरोध करने लगती है। इसलिए कांग्रेस के विरोध की चिंता भाजपा को नहीं है, क्योंकि जनता कांग्रेस की मानसिकता और कार्यपद्धति को अच्छे से जान चुकी है। कांग्रेस विरोध के लिए विरोध करती है, तथ्यात्मक विरोध कांग्रेस कहीं नहीं करती है। सवाल के लिए सवाल करती है, तथ्यात्मक सवाल कांग्रेस कहीं नहीं रख पाती है। और ये सारा जनादेश से स्पष्ट हो रहा है, लोकतंत्र की यही अवधारणा है। ठीक है, जनादेश से तमाम चीज़ें स्पष्ट होती हैं, ये बीजेपी का कहना भी है और उनके समर्थकों का कहना भी है। हमारे साथ में बीके शर्मा भी लगातार जुड़े हुए हैं। एक बार मैं उनके पास चलता हूँ। बीके, यदि बात करें इंडस्ट्री की, बात हमने की, होटल इंडस्ट्री की आपने जिक्र किया, यदि एक आम आदमी के तौर पर देखा जाए तो क्या टैक्स में कुछ बदलाव किया जाना चाहिए, कोई छूट मिलनी चाहिए, या जो जीएसटी की बातें हैं उसमें क्या कोई छूट मिलनी चाहिए? इस तरीके की बातें भी क्या जनता सोचती है अभी? मैं जीएसटी के मामले में पंकज जी ने सवाल उठाया, मैं पंकज जी से एक बात पूछना चाहता हूँ कि जीएसटी के लिए एक अलग काउंसिल बनी हुई है जिनकी चेयरपर्सन निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं, लेकिन ये काउंसिल के अंदर सभी राज्यों का रिप्रेजेंटेशन है। आप मुझे बताइए कि यहाँ से यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल उसका प्रतिनिधित्व करते थे राजस्थान से, तो उन्होंने कौन कौन से ऐसे मुद्दे थे जिनको वहाँ पर उठाया, और उन्होंने क्या ये आटा दाल की जो बात की थी, क्योंकि मैंने उसको रेगुलर फॉलो किया था कि राजस्थान से, क्योंकि जब ये जीएसटी किसी भी चीज़ पर लगती है तो उसकी हिस्सेदारी राज्यों की भी होती है, राज्यों को भी आय होती है उससे, लेकिन यहाँ से राजस्थान से उसके खिलाफ आपने जीएसटी काउंसिल में आपके मंत्री ने कभी ऐसी बात उठाई ही नहीं, तो आपने विरोध नहीं किया। लेकिन वो राजनीतिक वो बात एक अलग है। आपने ये टैक्सेशन की बात की, तो ज़्यादा इसमें बहुत कर प्रावधानों में कोई बदलाव की ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती अंतरिम बजट में, लेकिन इतना ज़रूर है कि आयकर का जो अभी तक छूट का मामला है वो हो सकता है 5 लाख से बढ़ाकर इसको 10 लाख किया जाना चाहिए। मांग भी है, बहुत से सभी जो आयकरदाता हैं, इसके अलावा जो टैक्स एक्सपर्ट है वो मांग भी कर रहे हैं, और इसके साथ साथ में सरकार की ओर से भी कुछ संकेत मिले हैं कि इसको आयकर की छूट की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख की जा सकती है। तो ये बड़ी राहत होगी यदि इस तरह से, तो इससे जो मध्यम आय वर्ग के लोग हैं उनके लिए एक बड़ी राहत होगी। जो सेक्शन 80C है उसमें टैक्स छूट की जो लिमिट है उसको बढ़ाने की बात भी चर्चाओं में है कि उसको बढ़ाया जा सकता है, 2.5 लाख रुपए तक किया जा सकता है। हाँ, इसकी भी चर्चा है। अब कर प्रावधानों में बस ये देखने की बात होगी कि अंतरिम बजट में आमतौर से जो इस तरह के टेक्निकल जो प्रावधान है उनको छेड़ा नहीं जाता, लेकिन वित्त मंत्री ने जितने समय से वहाँ लगातार उनकी टीम काम कर रही है, उसे देखते हुए लगता है कि ये जो परंपरा है उससे हटकर कुछ अलग होगा। तो अगर होगा तो इसमें ये भी प्रावधान है। साथ ही पूरे देश में जो 43B है उसको लेकर आयकर की धारा 43BH जिसको लेकर, जिसमें एमएसएमई को जो भुगतान की जो समय है 15 दिन और 45 दिन, बिना एग्रीमेंट के 15 दिन और एग्रीमेंट के साथ 45 दिन की जो सीमा है पूरे देश में, उसका अब विरोध हुआ। हालांकि वो एमएसएमई को समय पर भुगतान के लिए ये प्रावधान लाया गया था सरकार की ओर से, लेकिन समस्या ये है कि इसमें चाहे दोनों खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों अगर सहमत हैं तब भी 45 दिन से ज़्यादा आप से पहले उसको भुगतान करना ही होगा। यदि आपने भुगतान नहीं किया है तो उस राशि को आपकी आय में जोड़ दिया जाएगा। इसके कारण जो बड़े उद्योग हैं जो एमएसएमई से माल खरीदते हैं उन्होंने वो माल खरीदना ही बंद कर दिया है, और इससे भी एमएसएमई को नुकसान है। तो एमएसएमई ने कहा है कि इसमें यदि एग्रीमेंट के साथ में, समझौते के साथ में यदि उस दिन को, ये 45 दिन की सीमा को आगे बढ़ाया जाए, दोनों पक्ष यदि सहमत हैं तो इसका लाभ होगा। इसको पाबंदी केवल क्या है कि जो सहमति है उसके तहत ही रखी जानी चाहिए, तो शायद इसमें कुछ समाधान हो सकता है, और इसका जो 45 दिन का इसको समझौते के साथ में इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। दीपक, ठीक है। नीलम शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। नीलम जी, महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए जो महिला एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसका दायरा भी क्या बढ़ाया जाना चाहिए, बड़ा किया जाना चाहिए उस दायरे को भी? बिल्कुल सर, महिला उद्यमियों के लिए और महिलाओं के लिए, जितनी भी जो महिलाएं उद्यमी नहीं हैं, जो बिजनेस नहीं कर रही हैं या जो फील्ड में काम नहीं कर रही हैं उनके लिए भी, और जो काम कर रही है जो महिला उद्यमी हैं उनके लिए भी
कुछ ऐसा बजट उनके लिए भी रखा जाना चाहिए कि इतना % इनके लिए एक ये है कि आज सपोज़ कि जैसे मैं फाइल लगाने जाती हूँ तो मुझे हर तरीके का कंपटीशन देखना पड़ता है, ठीक है। और महिला उद्यमियों को ऐसा कोई एक स्पेशल अब जो बीजेपी सरकार ने जो बजट बनाए थे, जो महिलाओं के लिए ये फैसिलिटीज़ दिए थे, वो बहुत अच्छे दिए थे कि बजट ये स्टार्टअप इंडिया है, बहुत सारे ऐसे स्कीम्स लेकर आए थे, तो बहुत अच्छा। और दूसरा चीज़ मैं एक सर के बारे में ये बोलूँगी, जो सर बोल रहे थे कि बीजेपी सिर्फ एक दिखावे की सरकार है या जो भी ये बातें कर रहे थे। राजस्थान में हमें पैंडेमिक में जो जितने भी होटलियर्स हैं, बजट होटल्स हैं, या जितने भी उद्यमी हैं, जितने भी जो इसमें SMSME हैं, तो उनमें इसमें किसी को भी, इवन हम लोगों को तो इलेक्ट्रिसिटी तक की बेनिफिट नहीं मिले थे सर, ठीक है। और पैंडेमिक से उभरने में ही हमें इतनी दिक्कत आई थी राजस्थान में। अब जबकि राजस्थान में बीजेपी आ रही है तो डेफिनेटली बजट भी अच्छे बनेंगे, डिस्ट्रीब्यूशंस भी अच्छे होंगे, और उम्मीद है सिस्टम भी अच्छा बनेगा। ठीक है, हमारे साथ में पंकज शर्मा भी लगातार जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। एक बार वापस से उनका रुख करते हैं। पंकज जी, आपने कहा कि ठीक है, तात्कालिक फायदों के लिए बीजेपी इस तरीके के प्रयोग करती है, नई नई घोषणाएं कर देती है, उनको पूरा नहीं किया जाता। मैं आपसे चाहूंगा कि आप कुछ एक घोषणाओं को गिनाएं, आप बताएं कि आखिर क्या कुछ घोषणाएं यहाँ पर बीजेपी की सरकार पूरी नहीं कर पाई, जो अब आपको उम्मीद है कि अब पूरी की जानी चाहिए। हालांकि अब सरकार जो है वो चुनाव में जाने की पूरी तैयारी में, अब ज्यादा कुछ सरकार के पास वक्त बचा नहीं है। देखिए, मैं सबसे बड़ी बात करूंगा कि जो युवाओं को जो वायदे मोदी जी ने किए थे, आप 2014 से उठा के अब तक के पूरे डेटा को उठा के देख लीजिए। उन्होंने सबसे पहले वादा किया कि हम 2 करोड़ लोगों को नौकरियां देंगे, उन्होंने 2 करोड़ लोगों को नौकरियां नहीं दी। और संसद के पटल में इन्होंने 2022 में रखा कि इन्होंने सिर्फ 7 लाख लोगों को नौकरी रखी है, नौकरी दी है अब तक। उसके बाद इन्होंने वायदा किया कि 2022 के अंत तक ये 10 लाख लोगों को नौकरी दे देंगे, और उसमें भी इन्होंने सिर्फ 2 से 3 इवेंट किए और उनमें 70-70 हजार लोगों को नौकरियां दी। दूसरी सबसे बड़ी बात, ये बैक इन इंडिया लेके आए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लेके आए। आप देखेंगे कि कितनी सारे स्टार्टअप्स बंद हो चुके हैं, उनके लिए कोई बहुत अच्छी पॉलिसी जिन्होंने बनाई नहीं है। सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, पंकज जी, अब ये लोग, पंकज जी, ये आरोप तो आप लोगों के ऊपर भी लग रहा है कि ठीक है, कोविड जैसा जो महामारी आई उस दौर में भी आप लोगों ने जो छोटे मझले उद्योग थे उन लोगों को कोई ज्यादा रियायत दी नहीं, दुकानदारों तक को रियायत नहीं दी, बिजली पानी के जो बिल थे उस तक में जो रियायत मिलनी चाहिए थी वो तक नहीं दी। इस तरीके के आरोप आप लोगों की सरकार पर भी लगते थे, राजस्थान की सरकार पर। नहीं, देखिए, मैं आपको फिर एक बार दोहरा देना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार के अधिकार क्षेत्र में जितनी भी चीजें थी, राजस्थान सरकार ने लगातार करने का क्या काम किया। और राजस्थान के हिस्से का जो जीएसटी था, लगभग 75,000 करोड़ का जो जीएसटी था, वो केंद्र की सरकार ने रोक रखा था। और लगातार बार बार ये उनसे आग्रह किया गया था कि उनके हिस्से का, हमारे हिस्से का, जो राजस्थान के हिस्से का जीएसटी वो दे दिया जाए। लेकिन राजस्थान को बहुत ज्यादा सपोर्ट केंद्र की सरकार ने किया नहीं। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे अभी बीजेपी की सरकार बनी, इन्होंने 4,000 करोड़ रुपए अलॉट इमीडिएटली कर दिए। तो केंद्र की सरकार का रवैया हमेशा दोहरा रवैया रहा है दूसरी विपक्षी पार्टियों की सरकारों के लिए, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है कि केंद्र की सरकार ने जो वायदे किए थे, जनता के अलग अलग वर्गों के लिए जो वायदे किए थे, किसी को घर देने का वायदा, सबको घर देने का वायदा किया, और लगभग अभी भी 90 लाख लोगों को जो घर देने का वायदा जो किया था वो पूर्ण नहीं हुआ है। दूसरी सबसे बड़ी बात, उन्होंने बुलेट ट्रेन का वायदा किया था 2012, इसमें चल जानी चाहिए थी, अभी तक कहीं पर भी उसका स्ट्रक्चर तक क्रिएट नहीं हुआ है। दूसरी बात, इन्होंने कहा था कि हम सब लोगों को जो काला धन वापस लाना है उसको वापस लेके आएंगे, उसके लिए एसआईटी भी उन्होंने बना दी। एसआईटी वैसे उन्होंने अभी राजस्थान में बनाई है, लेकिन जैसी एसआईटी काला धन के लिए बनी थी वैसा ही काम एसआईटी राजस्थान की भी करेगी, हम सबको पता है। काला धन आया नहीं, उनको काला धन बढ़ गया है। आप देखेंगे 55 लाख करोड़ का कर्जा था 2014 तक, जो अब लगभग बढ़ के 205 लाख करोड़ का कर्जा हो चुका है। किसमें कर्जा हुआ? अपने व्यापारी मित्रों का आपने 10 लाख करोड़ का कर्जा माफ कर दिया, और आम गरीब आदमी की थाली पर आपने जीएसटी लगा दिया। तो ये इतिहास की सबसे नकारा निकम्मी सरकार है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं, मुझे नहीं पता कितने लोग। पंकज जी, ठीक है, आप नकारा निकम्मा तो चलिए, कांग्रेस पार्टी में अमूमन बड़े नेता भी इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करते रहे हैं, नकारा निकम्मा, लेकिन आप लोग फिर माहौल क्यों नहीं बना पाए बीजेपी के खिलाफ? इस तरीके से बीजेपी कुछ काम नहीं कर पाई तो? नहीं, हम तो लगातार सड़कों पे लड़ रहे हैं ना, लेकिन आप इस देश की स्थिति देखिए।
कि जो भी लोग लड़ने वाले हैं, सड़कों पे लड़ने वाले हैं, सदन में लड़ने वाले हैं, हर किसी के खिलाफ वेंडेटा पॉलिटिक्स इस समय भाजपा करने का काम कर रही है। आप देखिए कल ही हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया है। जनता तक मैसेज नहीं पहुंचा पाएंगे आप अपना। वही चीज मैं बोल रही हूँ, चंडीगढ़ में तो मैं वही चीज बोल रही हूँ। ये बोल रहे हैं कि स्टार्टअप फेल हो गए। स्टार्टअप क्यों फेल हो गए सर? स्टार्टअप इसके लिए फेल हो गए क्योंकि आप लोगों ने अवेयरनेस नहीं दिया, लोगों को बताया ही नहीं कि स्टार्टअप चीज क्या है, जिससे कि वो बेनिफिट उठाए। दीजिए, मैंने आपके बीच में रोक-टोक नहीं सर, आपने अपनी ड्यूटी ही पूरी नहीं की। मोदी जी ने तो स्टार्टअप बना दिए, उसके बेनिफिट तो आपको दिलाने चाहिए थे। आपको अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने, जानकारी की किस तरीके से स्टार्टअप महिलाओं को लेने चाहिए, किस तरीके से स्टार्टअप में बिजनेस करना चाहिए, ये आपको बताना चाहिए था, आपकी सरकार को बताना चाहिए। हम लोग चला ही रहे हैं राजस्थान में। नहीं, मुझे लगता है कि आपको शायद जानकारी नहीं होता है सर कि वहां से बजट बन के आ गया और आपने हम लोगों ने किया ही है। आपने बजट का यूटिलाइज ही नहीं किया। मुझे दीपक जी समझ नहीं आ रहा कि बीजेपी का प्रवक्ता कौन है, बीजेपी का प्रवक्ता है या सब लोग ही बीजेपी का प्रवक्ता है? क्योंकि जिस तरीके से लोग नहीं सर, सब लोग नहीं है, सब लोग नहीं है। आज हम पैंडेमिक से पीड़ित हैं। हर इंडस्ट्री पैंडेमिक में बहुत, उनको इवन आप बजट होटल्स को देखिए, इलेक्ट्रिसिटी में कोई रियायत नहीं मिली उनको, ना ही किसी तरीके का कोई बेनिफिट दिया गया। मैं खुद ही ये होटल संचालक हूँ, सोशल वर्कर हूँ, मुझे खुद को ये परेशानियां हमने खुद ने देखी हैं, इसीलिए बोल रहे हैं। पंकज जी, राजस्थान में सरकार नहीं, राजस्थान की सरकार ने तो लगातार रियायत देने का काम किया। मुझे ये बता दीजिए कि आपको बीजेपी की केंद्र सरकार ने क्या क्या दिया? सर, पैंडेमिक में जितने भी लोगों ने होटल इंडस्ट्री, बजट होटल इंडस्ट्री के लोगों ने, जितने लोगों ने सरकार को अपने होटल दिए थे, उनके बजट इंजेक्शन तक नहीं मिल रहे थे। राजस्थान है जिसमें आसपास के प्रदेशों से लोग इलाज करवाने आ रहे थे। तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को क्या मिलता है, लेकिन आप लोग सब जो बीजेपी के डर से जो उनके पक्ष में बोलते हुए नजर आ रहे हैं ना, 10 साल से हम होटल इंडस्ट्री चला रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं, हमें पता है हमें किस सच का सामना देश की जनता करेगी और देश की जनता विपक्ष को चुनने का काम करेगी। कि जिस तरीके से डर का माहौल इस देश में बना दिया गया है कि आप लोग खिलाफ बोल नहीं पाते हैं, सर, बजट तो वहां से नहीं, जो जेन्युइन आप मुद्दे हैं, ये समझिए कि बजट आज बीजेपी बजट बनाएगी, राजस्थान में बीजेपी का बजट आएगा और बीजेपी ही उसमें डिस्ट्रीब्यूट और सिस्टमेटिकली वो बजट यूज होंगे, यूटिलाइज होंगे। ठीक है, हमारे साथ में कृष्ण कुमार जी भी जुड़े हुए हैं। कृष्ण कुमार जी, मुझे ही बताइए, आप तो खुद भी जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ किसान भी बड़ी तादाद में, तो ऐसे में किसानों के सम्मान में क्या कुछ नया घोषणाएं इस अंतरिम बजट में की जा सकती है? क्योंकि किसान सम्मान निधि बढ़ाने की बात भी की जा रही है कि उसको 6,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपये कर दिया जाए, या फिर महिला किसानों के लिए जो राष्ट्रीय सम्मान निधि है वो 6,000 से बढ़ाकर 12,000 कर दी जाए। इस तरीके की चर्चाएं भी है, तो देखने को मिल सकता है ये सब कुछ। निश्चित रूप से सरकार ने जो घोषणाएं की हैं वो इंप्लीमेंट होती हुई इस बजट में दिखाई देंगी। कोई बड़ी घोषणा तो सरकार नहीं कर पाएगी, लेकिन जिन घोषणाओं की जरूरत है वो घोषणाएं इंप्लीमेंट होती नजर आएंगी। किसान के दृष्टिकोण से जिस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है, आपने अभी देखा होगा सरकार बनने के कितने दिन बाद हमने ईआरसीपी के मुद्दे पर एमओयू साइन कर लिया है। हम किसान के हित में काम करते हुए नजर आएंगे नहीं, बल्कि करते हुए दिखाई भी देंगे। और जिन मुद्दों की चर्चा हो रही थी, अभी आरोप लग रहा था कि आयकर में बढ़ाए जाने की बात है, मैं एक छोटी सी बात का संकेत करना चाहूंगा। 1950 में देश में सरकार की व्यवस्था, संविधान की व्यवस्था लागू हुई और 2014 तक आयकर छूट का बजट कितना था, और 2014 से लेकर अभी 2024 तक आयकर छूट का प्रावधान कहां पहुंच चुका है। यानी विगत के इतना लंबा समय और मोदी जी के 10 साल के समय में आयकर छूट की सीमा कितने गुना बढ़ी है, इसका अगर आंकलन करें तो समझ में आता है सरकार लोक कल्याण के लिए काम कर रही है, लोक लुभावन के लिए नहीं। और विपक्ष जो है वो सरकार की सही बात पर भी किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। अभी नीलम जी जो बोले तो उन्हें भाजपा का प्रवक्ता बोलने लग गए। ये जो मनोवर्ती है विपक्ष की, इसी की सजा उन्हें लगातार जनता दे रही है। लेकिन वो युवाओं को रोजगार देने की बात भी कर रहे थे कि आपने बड़ी तादाद में घोषणाएं की थी 2014 में जब आप सरकार में। निश्चित रूप से रोजगार युवाओं को सरकार दे, उसकी व्यवस्था बनाए, उसके लिए स्टार्टअप दे, उसके लिए अलग अलग योजनाएं दे, हो रहा है। जहां बात बच गई सरकारी कर्मचारी की, ये तो कुल आबादी का 1 से 2% होता है। सरकार रोजगार का माहौल बना सकती है, सरकार रोजगार के लिए व्यवस्थाएं उपलब्ध करा सकती है, और वो सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। सरकार ही नौकरी दे, ये तो संभव है नहीं पूरी दुनिया में। सर 10 साल हो गए, 10 साल में 2 करोड़ नौकरियों का वायदा किया था आपने प्रतिवर्ष। उन वायदों का क्या हुआ वो तो बताइए। आपके खुद के मंत्री ने सदन में पत्र शिकायत नहीं है, कांग्रेस के सवाल जरूर है। इतना झूठ मत बोलिए ना, जनता को बताइए तो इतनी आपने जो वायदे किए थे उनको पूरा कब करेंगे आप लोग?
आप राजस्थान में आप बात सच करें, बोल रहे हैं पर राजस्थान का जनता डेटा आपके सच को उठाइए, नहीं समझ रही। राजस्थान का डेटा उठाइए। आप क्या राजस्थान बीजेपी के में कांग्रेस प्रवक्ता, थी। मैं बीजेपी के प्रवक्ता से बात कर रहा हूँ ना, मैं बीजेपी के प्रवक्ता से बात कर रहा हूँ ना। आप इस राजस्थान के, आप हर हिंदुस्तान के नागरिक से बात कर रहे हैं यहाँ पे। आप अरे मैम, दिल्ली आप से बात बीजेपी के कर रहे हैं। प्रवक्ता बन जाइए, फिर बीजेपी के बीजेपी प्रवक्ता बन जाइए। नहीं, आप हमारे अपनी लिए ड्यूटी, तो अपने हमारे लिए अपने तो रोल को तो कम से कम जस्टिफाई कीजिए। आप बीजेपी के प्रवक्ता थोड़ी है, मैं बीजेपी के प्रवक्ता से बात कर रहा हूँ। आप सोशल जबरदस्ती वर्करों डिफेंड के कर लिए, रहे हैं। एक एक करके हम बात कर लेते हैं, काम ठीक रहेगा। करिए। मान लिए जी पंकज जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए एक बार। नहीं, मैं अपनी बात बार में एक बार फिर से दोहरा देना चाहता हूँ कि जो केंद्र की सरकार ने देश की जनता से वायदे किए थे 2014 में, मैं 10 वायदे बार गिना चुका हूँ, फिर एक बार मैं गिनवा देता हूँ कि 2 नहीं, आपने करोड़ बोल दिया नौकरियों का ठीक है, वायदा युवाओं उन्होंने को किया रोजगार था, की बात की, सबको आपने घर महंगाई देने पर का वायदा कंट्रोल की उन्होंने बात किया था, की। किसानों आपको की लगता है आय सरकार ने दुगना कुछ करने किया का इस वायदा मामले किया में? था, कालाधन वापस लाने का वायदा किया था। उन वायदों का क्या हुआ वो कम से कम जनता को बताए तो सही। और इन्होंने सदन के पटल पे खुद रखा है, सिर्फ 7 लाख लोगों को नौकरी दी है 10 साल में, जबकि 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष नौकरी देने का वायदा किया था। पंकज जी, 45 करोड़ लोग पंकज जी, ये भी बेरोजगार तो हो चुके सवाल हैं उठेगा ना पिछले कि कुछ सालों में। तमाम लोगों सबसे को सरकारी बड़ी नौकरियां नहीं दी जा बेरोजगारी है पूरे सकती। देश में। पंकज जी, नहीं, फिर वायदा क्यों किया था? नहीं दी जा पंकज सकती। जी, आप वायदा देखिए कि रोजगार इन्होंने का खुद किया ने था। डेटा दिया है, दीपक जी, रोजगार दिया है। दीपक जी इन्होंने खुद ने डेटा दिया है कि कम से कम 1 करोड़ नौकरियां तो पूरे जो केंद्र सरकार के सरकारी विभाग है उनमें खाली है। इनका डेटा है, मेरा डेटा नहीं है, इनका डेटा है, इन्हीं की सरकार ने डेटा रखा है। फिर अगर डेटा है तो क्यों नहीं दी जा रही नौकरियां? ये तो बताएंगे ना, ये कि जनता को सामने इनके पास जवाबदेही नहीं है, और ये कभी बताएंगे भी नहीं, क्योंकि इनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। कृष्ण कुमार जी, जवाब देना चाहेंगे आप? बिल्कुल देना चाहूंगा। राजस्थान में 5 साल कांग्रेस का राज था, कितने लोगों को रोजगार दिया, कितनी नौकरियों को न्यायालय में ले गए, कितने रीट के चीट के घोटालों में उलझाकर छोड़ गए। सच्चाई तो यह है, ये जो परंपरा चल रही है उस परंपरा को कांग्रेस ने भी अतीत में डाला था। ये सारे जो पद रिक्त भारत में बता रहे हैं, हमारे डाटा को डेस्क पे रखने की बात कर रहे हैं, ये डाटा अतीत का अवलोकन करो। 2014 में जब हम आए थे तब कितने खाली थे और अब कितने खाली हैं। बड़े होंगे लेकिन अनुपातिक अध्ययन करने की जरूरत है। आपकी परंपरा को हम मटियामेट जरूर करेंगे, लेकिन जो उचित समय चाहिए, बिगड़ा हुआ खड्डा खोदा हुआ जो था उसको भरने का समय जनता हमें दे रही है, जनादेश हमें मिल रहा है। और 2024 के चुनाव में भी जनता हमें जनादेश दे रही है। आप निश्चिंत रहें, हम इन सारी अपेक्षाओं पर खरे उतर रहे हैं, इसीलिए बार बार जनादेश ले रहे हैं। ठीक है, बीके हमारे साथ जुड़े हुए हमारे सहयोगी हैं, उनका एक बार मैं रुक करूंगा। बीके, लगातार देखिए, अभी आपने सुना चिरंजीवी की बात यहाँ पर हुई कि राजस्थान में चिरंजीवी का जो दायरा था वो बहुत ज़्यादा था, सरकार ने बढ़ाया भी, कई गंभीर बीमारियों का इलाज उसमें शामिल किया गया। तो आयुष्मान जो योजना केंद्र सरकार की, उसमें भी जो दायरा उसको बढ़ाया जाना चाहिए, या इस बात की उम्मीद है कि लगता है आपको कि अंतरिम बजट में इस बात को लेकर फैसला किया जाएगा? क्योंकि अभी तक जो जानकारी है उसके मुताबिक 5 लाख रुपए का कवर उसमें मिलता है और वो बढ़ाकर 10 लाख करने की उम्मीद लोग जता रहे हैं अभी। दीपक, चिरंजीवी योजना किसी भी तरह का किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि ये बेहतरीन योजना थी, और इससे इलाज और मरीज उसके बीच की दूरी इसमें कम हुई है, और इसका गांव-गांव में इसका इम्पैक्ट हुआ है। ये बेहतरीन योजना थी और अच्छी योजना की तारीफ करनी चाहिए। और तब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई बार कहा भी था कि केंद्र सरकार को इसको पूरे देश में लागू करना चाहिए। लेकिन अब ये इनकी आयुष्मान योजना में इन्होंने 25 लाख तक के बीमा की इन्होंने घोषणा की है। चिरंजीवी में राजस्थान की सरकार ने की थी आयुष्मान केंद्र की योजना की चर्चाएं चल रही कि वो उसका दायरा बढ़ाया जाए। अब वो दायरा उसमें कितना क्या बढ़ाती है ये बात अलग है, लेकिन ये एक बेहतरीन योजना थी, इसकी तारीफ करनी होगी। और उस तरह की कोई योजना पूरे देश में केंद्र सरकार लाए तो ये बेहतर होगा, क्योंकि अब राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में सरकार है, लेकिन ये चिरंजीवी की जो योजना है उससे जो जनता है उसको वाकई में लाभ हुआ। लेकिन उसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि जिनको जो पैसा था, जो कंपनियां हैं, इसके अलावा हॉस्पिटल है, मेडिसिन, उनको वो पैसा नहीं मिल पाया। आपने योजना का जो वित्त पोषण होता है पीछे से उनको सपोर्ट करना होता है, क्योंकि कुल मिला के इस तरह की योजना में ये होता है कि आप जो कंपनी है मेडिसिन की, जहाँ से आप दवाइयाँ लेते हैं, इसके अलावा हॉस्पिटलों को पेमेंट करना होता है, इंश्योरेंस कंपनीज को पेमेंट करना होता है, प्रीमियम भुगतान, तो उनका भुगतान अभी भी अटका हुआ है। आपने घोषणा कर दी चलो मरीजों को लाभ, और शायद इसलिए कई अस्पतालों, तो प्राइवेट अस्पतालों ने मना कर दिया था कि हम इस योजना को लागू नहीं आज भी वो व्यवधान है उसके अंदर। जब तक आप किसी योजना को आखिरी दौर तक, जहां जो आखिरी पॉइंट है वहां तक आप वित्त प्रबंधन उसका नहीं करेंगी कि उसको कहाँ, उसका पैसा कैसे मिलेगा,
तो आगे कहीं ना कहीं बड़ी घोषणाएं जिसपे बहुत ठीक है। ज्यादा माइलेज लिया जाता है वो आगे जाके हिचकोले खा के रुक जाती हैं। ठीक है।